डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक गिवन है, वहां से जाके उन पार्ट्स को जरूर देखिए, उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू करिए ताकि आपको जो है पूरा बेनिफिट मिल सके सभी लेक्चर्स का। सो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अबाउट एवोल्यूशन के अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। ओके, सो व्हाट इज जनरली अडेप्टिव रेडिएशन? अडेप्टिव रेडिएशन जो है जनरली डार्विन ने हमें समझाया था, उन्होंने डिस्कवर किया था कि होता क्या है। तो जनरली ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाके उस एनवायरनमेंट के चेंजेस को अडेप्ट करना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इवॉल्व करना, अपने आप को उसके अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, और किसी एक जगह से जब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर ये एरिया है, इस एरिया से हम, ये एक आइलैंड है, ये मैं आपको डार्विन का ही ऑब्जर्वेशन समझा रही हूँ कि एक आइलैंड है, इस आइलैंड से काफी सारी बर्ड्स जो हैं वो उड़कर काफी अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स पर चली गई, और उनको वहां जाकर के पता चला कि ये जो आइलैंड्स हैं, ये यहाँ पर उनके आइलैंड से जहां से वो आई थी, यहाँ से कुछ अलग तरीके की चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर हैं बड़े वॉर्म्स, यानी कि यहाँ पर हैं, आपको मिल रहे हैं वॉर्म्स। ओके, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं स्मॉल सीड, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं बिग सीड, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर आपको मिल रहे हैं बिग सीड, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग चीजें अवेलेबल थी। तो इन्होंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग जो बर्ड्स यहां से उड़कर यहां गई थी, यानी कि एक जगह से जब ये दूसरी जगह एक रेडिएशन के अकॉर्डिंग गई थी, तो तब बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। क्योंकि इन्होंने यहां जाकर, अगर ये वॉर्म चाहिए था इनको, यानी कि वॉर्म को क्या करेंगी, ये इन्हें जमीन में से निकालना पड़ेगा उस वॉर्म को, राइट, उसको पकड़ना होगा। तो उसके लिए इनकी जो बीक होनी चाहिए, इनकी चोंच होनी चाहिए, वो लंबी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी चोंच जो है उसको इन्होंने ऐसे लंबा कर लिया, यानी कि एवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुई नीड के अकॉर्डिंग। वैसे ही सेम अगर स्मॉल सीड थे तो उसको जल्दी से पकड़ने के लिए थोड़ी बड़ी वो होनी, सॉरी, थोड़ी अकॉर्डिंग टू द लेंथ, अकॉर्डिंग टू द साइज उनकी चोंच होनी चाहिए। तो वो चोंच कुछ इस प्रकार की बनी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर बिग सीड्स हैं तो चोंच कुछ इस तरीके की बनी, ठीक है। तो इस तरीके से इवॉल्व हुए और इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो एक जगह से जब वो दूसरी जगह गए, उसको कहा हमने रेडिएशन, और अडेप्टिव मतलब उस दूसरी जगह पर जाकर उन्होंने किस तरीके से अडेप्ट किया है। समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट? तो अब हम चलते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या गिवन है। ड्यूरिंग इस जर्नी, जब डार्विन अपनी जर्नी कर रहे थे गैलापागोस आइलैंड की तरफ, ओके, इस आइलैंड पर जब वो अपनी जर्नी कर रहे थे, देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। वहां पर उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा क्रिएचर्स क्या थे, यानी कि बर्ड्स थी और भी ज्यादा ऑर्गेनिज्म थे, इन सभी के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में डाइवर्सिटी दिखी, यानी कि वेरिएशंस देखे ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। अगर वो देखें कि एक पर्टिकुलर चीज पे अगर उनका फोकस जाए, तो वो थे स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। लेटर डार्विन ने उनको डार्विन फिंचेस के नाम से एक तरीके से मशहूर कर दिया, बिकॉज उन्होंने उनको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया था, काफी ज्यादा शॉक कर दिया था, बिकॉज वो इतनी ज्यादा अमेजिंग क्रिएचर्स थी। क्योंकि स्मॉल ब्लैक बर्ड्स जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आइलैंड से बाकी छोटे छोटे कई आइलैंड्स पर गई और वहां पर इवॉल्व हुई, राइट। उसने रियलाइज किया दैट देयर वर मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस, काफी ज्यादा वेराइटीज थी फिंचेस की सेम ही आइलैंड पर। सारी जो वेराइटीज थी उन्होंने आपस में रखी। उन्होंने क्या किया, जितनी भी वहां पर अमेज तो हो गए, उनको शौक तो लगा भाई इतनी अच्छी अच्छी वेराइटीज हैं। उन्होंने क्या किया, उनको ले लिया और उन्होंने उनको लेकर अपने साथ लेकर चले गए, राइट। तो उन्होंने जब लेकर गए, इवॉल्व्ड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, मेनी अदर फॉर्म्स विद ऑल्टर्ड beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches। बिकॉज उन आइलैंड पर डिफरेंट तरीके की कंडीशन प्रेजेंट थी। किसी पर जनरली कोई इंसेक्टिवोरस बर्ड बन गई, क्यों, बिकॉज वहां पर जो है वॉर्म्स प्रेजेंट थे। कोई जो है एक तरीके से वेजिटेरियन फिंचेस वाली बर्ड बन गई, वाई, बिकॉज वहां पर सीड प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से उनकी सीड ईटिंग फीचर्स के ऊपर उनके जो कैरेक्टर्स थे वो डिपेंड करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, डार्विन उनको लेके गए और डार्विन ने उनको फिर म्यूजियम वगैरह जो होते हैं वहां पर उन्होंने उनको रख दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं कि म्यूजियम वगैरह में क्या करते हैं, उनके अंदर का सारा जो होता है वो निकाल कर उनके अंदर भूसा वगैरह भरकर उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, राइट। तो जब प्रिजर्व किया गया तो उनको डार्विन को बताया, डॉक्टर जो थे वहां के, उन्होंने बताया कि जनरली ऐसा है कि आपको ये दिखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, बट ये है क्या, ये है सिमिलर स्ट्रक्चर। एनाटॉमी जो है इनकी सभी की सिमिलर है अंदर से।
ओके, एनाटॉमी मतलब अंदर का स्ट्रक्चर। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography which is habitat is known as adaptive रेडिएशन। ये जो प्रोसेस था कि जिसमें स्पीशीज जो थी वो डिफरेंटली चेंज हो रही थी, नई तरीके की स्पीशीज फॉर्म हो रही थी जो कि एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर गई और वहां की हैबिटेट को इवॉल्व करके अडेप्ट करके उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपने अंदर चेंजेस लाए, उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अडेप्टिव रेडिएशन इज नन अदर देन लाइक आप जो कहते थे डाइवर्जेंट वाला आपका एवोल्यूशन था, एक तरीके से उसी की तरह है ये। ओके, सो डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस फिनोमेना। डार्विन के जो फिंचेस हैं जिनके बारे में डार्विन ने ये बताया, ये सारे डार्विन के फिंचेस की बीक्स हैं। जनरली ये जो है बेस्ट एग्जांपल है इस फिनोमेना का, यानी कि अडेप्टिव रेडिएशन का। बट एक और एग्जांपल है इसका, वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या होते हैं जनरली, ये आपके सामने यहाँ पर डायग्राम होगा, ये भी इसी का एक एग्जांपल है बट डिफरेंटली। कैसे देखते हैं, ये बर्ड्स के अंदर था और अब आएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के अंदर। अ नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, यानी कि वो एक सिंपल एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर किसी को देखिए सभी सेम मार्सुपियल रेडिएशन क्यों कहा गया है, सभी सेम एंसेस्टर से हैं। बट किसी को अगर पेड़ों पर छलांगे लगानी थी तो उन्होंने ग्लाइड्स डेवलप कर लिए, तो वो शुगर ग्लाइडर बन गए। ठीक है, उसके बाद किसी को बार्क्स पर बैठना था तो वो कोला बन गए। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर किसी को ठंडी जगह पर रहना था तो वो वॉम्बैट बन गए। ठीक है, किसी को जनरली ऐसे एरिया पर रहना था कि जहां पर पानी नहीं है और ज्यादा टाइम तक सरवाइव करना है, तो विदाउट फूड विदाउट वाटर ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सके, तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व कर लिया। ठीक है, अपनी बॉडी को। तो ये जनरली ये भी एक तरीके का अडेप्टिव रेडिएशन है कि अपने आप को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ढालना। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये सारे एक ही एंसेस्टर्स के हैं बट ये सारे कहां पर हैं, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट पर। ओके, व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर, जब एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर होती है, देखने को मिलती है, टू हैव ऑकर्ड इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्सुपियल के केस में। ठीक है, यानी कि वहां पर हैबिटेट डिफरेंट है। अब देखो डाइवर्जेंट तो आपको पता चल गया कि एक एरिया था, वहां से एक आइलैंड से वो दूसरे दूसरे आइलैंड पर गए। ठीक है, ये डाइवर्जेंट वाला एरिया था और डाइवर्जेंट वाला एरिया की वजह से आपको पता चल गया कि अडेप्टिव रेडिएशन है। बट ऐसा भी तो था कि अलग अलग जगह से, जो ये छोटे वाले जो आपके आइलैंड थे, यहां पर सिर्फ इस जगह की जगह और बाकी आइलैंड से भी तो चीजें आ रही होंगी, बर्ड्स आ रही होंगी। ठीक है, तो ये यहां पर आई, मैं एक तरीके से आपको समझाना चाह रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से भी तो बर्ड जाएगी इस वाले आइलैंड पर, तो वो क्या करेंगे, वो एक तो यहां से आई है, यहां पर खाने की हैबिटेट कुछ अलग है और यहां पर खाने की हैबिटेट कुछ अलग है। ओके, इन्वायरमेंट अलग है, तो यहां पर यहां से भी एक आपकी बर्ड आई और यहां से भी आपकी बर्ड आई, दोनों जो है यहां पर आके इवॉल्व करेंगी। क्यों? बिकॉज यहां का हैबिटेट बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस वन और दिस वन। तो इसी को हम कहते हैं कन्वर्जेंट आपका रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको कन्वर्जेंट रेडिएशन समझ में आ गया होगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन समझ में आ गया होगा कि जब हम काफी ज्यादा जगहों से एक जगह पर आते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा आइलैंड से हम जब एक आइलैंड पर आते हैं, वो होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और एक आइलैंड से हम काफी सारे आइलैंड पर जब जाते हैं, बर्ड्स जो है उड़कर जगह जगह पहुंच जाती हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन। जो मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी जनरली किसको शो करते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन को, इन इन्वॉल्विंग इनटू वेराइटीज ऑफ सच प्लासेंटल मैमल्स ईच ऑफ विच अपीयर्स टू बी सिमिलर, जो कि एक दूसरे से काफी सिमिलर लगते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक। मार्सुपियल में जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि प्लासेंटल वुल्फ है और टास्मेनियन वुल्फ मार्सुपियल दोनों ही सेम दिखते हैं बट है डिफरेंट। ओके, ये देखिए और ये देखिए, एंटीरियर ये भी है और नंबार्ट एंटीरियर ये भी है, एंटीरियर सॉरी। ठीक है, माउस ये भी है, ये मार्सुपियल माउस है। लेमर ये भी है और इवॉल्व करके कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पॉटेड कस्कस ये भी बन गया। फ्लाइंग स्क्वेरल है और ये फ्लाइंग फिलेंजर है। तो जनरली काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से बट नॉट आइडेंटिकल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो कि है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर आप बहुत सिंपल सी चीजें जानोगे, जो कि है एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन।
ओके, जो नेचर में ज्यादा सरवाइव कर पाएगा, जो नेचर में ज्यादा फिट रहेगा, फिट मींस रिप्रोडक्टिव फिटनेस की यहाँ पे बात होगी डार्विन के अकॉर्डिंग, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस के अकॉर्डिंग जो ज्यादा फिट होगा वही अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा पाएगा, और जो अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा पाएगा वही तो जनरेशन क्रिएट करेगा, राइट। तो जितनी ज्यादा जनरेशन क्रिएट करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी मात्रा, उतनी ज्यादा उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी एक पर्टिकुलर एरिया में, और वो होगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब आप इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करो कि अगर शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो नंबर ऑफ जनरेशन भी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ जनरेशन ज्यादा होगी तो मोर वेराइटीज देखने को मिलेंगी, नई वेराइटीज, नई स्पीशीज देखने को मिलेंगी, राइट। इसका एग्जांपल है माइक्रोब्स, उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, वो कम से कम 1 घंटे के अंदर 3 जनरेशन दे सकता है, राइट। तो 3 जनरेशन आप सोचिए, जहां एक ह्यूमन को पर्टिकुलरली 20 ईयर्स लग जाते हैं, अगर आप लीगल एज की बात करो तो 20 ईयर्स लग जाते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को लाने में, ठीक है। बट जो माइक्रोब्स हैं वो 1 घंटे के अंदर अपनी 3 जनरेशन को ले आते हैं। सो जनरली आप देखिए, एक आपके पास प्रेजेंट है, ये है आपके एक पॉपुलेशन है, ओके। इस पॉपुलेशन को आपने दो तरीके का फूड दिया, दो तरीके का फूड दिया आपने, ये है फूड ए, ये है फूड बी, ओके। फूड ए और फूड बी आपने इन 6 के 6 को दिया, 6 के 6 को आपने फूड ए दिया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से बता देते हैं हम, ये ग्रीन कलर का फूड हो गया, ये आपका ब्लू कलर का फूड हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर मेनी जनरेशन, काफी सारी जनरेशन के बाद क्या होगा कि यहां पर जब म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन की वजह से यहां पर स्ट्रेन्स बनेंगे, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन ए और ये हो जाएगा स्ट्रेन बी। तो इनमें से जो हम देख सकते हैं कि आउटकम क्या होगा कि जो ज्यादा फिट होगा आफ्टर मेनी जनरेशन, ओके, काफी ज्यादा जनरेशन के बाद यहां पर म्यूटेशन की वजह से जो ज्यादा फिट होगा वही हमें पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आप समझ लो कि जिसको फूड बी दिया गया वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाया, जो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा तो वो जनरली क्या करेगा, देखिए यहां पर अब आपकी ये है जनरेशन, ये है जो आगे आई हुई जनरेशन, इसके अंदर अगर आप देखो तो ये वाली जो एरिया है, वेट अ सेकेंड, हाँ ये बहुत कम मिली हमें, ठीक है। बट जो हमारी जिसको हमने फूड बी दिया वो हमें ज्यादा अमाउंट में मिली पॉपुलेशन में, क्यों, बिकॉज जो फिटनेस थी हमारे बी फूड की वो ज्यादा बेटर थी देन ए, ठीक है। रिप्रोड्यूस ज्यादा कर पाई पॉपुलेशन जिसको हमने फूड बी दिया एज कंपेयर टू A1, राइट। तो पॉपुलेशन में नेचुरली वही सिलेक्ट हो जाएगा जो रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट है, राइट। तो ये नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन ही एक यूनिट है, एक एवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन ही एक यूनिट है एवोल्यूशन का, बट काफी ज्यादा फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं, बट मेन जो है वो ये है, राइट। अब नेचर ने उसी को सिलेक्ट कर लिया जो वैरायटी में ज्यादा है, जो वैरायटी में ज्यादा है वही आगे जाकर अपनी और ज्यादा स्पीशीज बनाएगा, और ज्यादा वैरायटीज बनाएगा, और फिर ऐसा क्या होगा, नई नई जनरेशंस बनती जाएंगी, ओके। तो देख लेते हैं हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में यहां पर क्या गिवन है, यानी कि आपकी बुक में क्या गिवन है। In a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on earth। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तभी से स्टार्ट हो चुका है जब एक सेल्यूलर फॉर्म्स में लाइफ जनरेट हुई थी, यानी कि लाइफ जो है एक सेल के अंदर डेवलप हुई थी, तभी से ये जो है शुरू हो गया था, जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी तभी से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखने को मिला। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। सभी को पता है कि डार्विन की थ्योरी का बेसिक पॉइंट क्या है, जो उनका फंडा है वो था कि जो पर्सन है वो जनरली नेचुरल सिलेक्शन होनी चाहिए, एनवायरनमेंट के अंदर जो जनरेशन है उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन होनी चाहिए। अब आपको सभी को पता है व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा दिया था, और इस वीडियो में भी आपको अच्छी से डायग्राम के साथ मैंने समझा दिया है, तो आई होप सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू द लाइफ साइकिल्स और द लाइफ स्पैन, कि कितनी जल्दी जो नई फॉर्म्स हैं, नई जनरेशन है, वो कितनी जल्दी अपीयर होंगी, ये डिपेंड करता है लाइफ साइकिल के ऊपर, ये लिंक्ड है लाइफ साइकिल के ऊपर कि कितनी शॉर्ट लाइफ साइकिल है। जितनी ज्यादा शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी उतनी ज्यादा जनरेशन देखने को मिलेंगी और उतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेंगी, बट जितनी ज्यादा लंबी लाइफ स्पैन होगी उतनी ही कम जनरेशन मिलेंगी, उतनी ही कम वैरायटी मिलेंगी, राइट। माइक्रोब्स दैट डिवाइड fast have the ability to multiply and become millions of individual within hours। कुछ ही घंटों के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रोब्स जनरली काफी ज्यादा फास्ट रेट पर
जनरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मिलियंस नंबर में अपनी जनरेशन को स्प्रेड कर देते हैं विद इन फ्यू आवर्स, जहां पर ह्यूमंस जो है उनको ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट काफी ईयर्स लग जाते हैं, राइट। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हम अब देखो, जो हमने अभी समझा था, फूड ए दिया, फूड बी दिया, एक पॉपुलेशन थी, दूसरी पॉपुलेशन थी, वो यहां पर ये लिख के बताया है, तो इसको मैं सिर्फ रीड करूंगी, आप लोग इमेजिन करना जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हमने ए बोला है, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component। ठीक है, एक कॉलोनी है बैक्टीरिया को, जिसको आपने ए कहा, वो जनरली उसको कुछ मीडियम प्रोवाइड किए गए उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से फीड करेगी, किस तरीके से खाना खाएगी, किस तरीके से खाने को एब्जॉर्ब करेगी। अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ, वेट अ सेकेंड, ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ वही पॉपुलेशन सरवाइव कर पाएगी जो कि नई कंडीशन में इजीली इवॉल्व कर पाएगी अपने आप को। कि अगर आपने देखो, आपने क्लाइमेट ज्यादा कर दिया, ठीक है, आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो हीट ज्यादा हो गई, तो वहां पर ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएंगे, ऐसी पॉपुलेशन नहीं रह पाएंगी जो कि हीट में सरवाइव ना कर पाए, ठीक है, हाई टेम्परेचर में सरवाइव ना कर पाए। और वही अगर सरवाइव नहीं कर पाएंगी तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। और सीधी सीधी सी बात है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फिट है, रिप्रोडक्टिवली फिट है, तो वो जनरली वहां पर सरवाइव कर पा रहा है, ओके, तो उसकी नेचुरल सिलेक्शन अपने आप हो जाएगी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोथ्स द अदर एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीशीज। और कुछ टाइम के बाद ये जो आपकी पॉपुलेशन होती है, इसके अंदर जो वेरिएशंस होती हैं, ये कुछ अदर्स को, कुछ नई स्पीशीज को जन्म देती है, ठीक है, नई स्पीशीज बन के आती हैं, वेरिएंट्स बनते हैं। ये हैपन हुआ कुछ ही दिनों के अंदर। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एज लाइफ स्पैन्स ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर्स। अगर आपको सेम चीज करनी है फिश और फाउल्स के अंदर, यही सेम प्रोसेस करना है, तो ये अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेगा। बिकॉज जो लाइफ स्पैन है, मैं जैसे आपको समझाया था, लाइफ स्पैन जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा वैरायटी मिलेगी, उतनी ज्यादा हमें पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। बट जितना लाइफ स्पैन छोटा होगा उतनी कम वैरायटी मिलेंगी, उतना ही एवोल्यूशन भी कम होगा, राइट। हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन फिटनेस ऑफ ए। जो फिटनेस थी बी पॉपुलेशन की, वो ज्यादा अच्छी थी एज कंपेयर टू फिटनेस ऑफ ए। यानी फिटनेस की बात यहां पे क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ओके। सो अंडर दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए इन द न्यू कंडीशन। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस, नेचर ने सिलेक्ट किया फिटनेस के लिए, कि नेचर के अंदर टेम्परेचर हाई कर दिया, तो जो ज्यादा सर्वाइव कर पाया वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाया यानी कि रिप्रोडक्टिवली फिट है वो। तो नेचुरल सिलेक्शन यहां पर भी काफी ज्यादा अहमियत रखता है अपने आप में ही। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। हमेशा याद रखिएगा कि जो फिटनेस है वो हमेशा डिपेंड करेगी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट हुए हैं फ्रॉम द एंसेस्टर्स, जो कि आगे जो प्रीवियस जनरेशन थी उससे क्या क्या कैरेक्टर्स इनहेरिट हुए हैं इस न्यू जनरेशन के अंदर, उस पर डिपेंड करती है कि उनकी फिटनेस क्या होगी। हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि जेनेटिक बेसिस भी इंपॉर्टेंट होता है, कि नेचर उसको सिलेक्ट करे और वो आगे इवॉल्व करे, इसमें जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरमेंट। अगर आप एक और तरीके से, अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करो, तो ये भी कह सकते हैं कि काफी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में इजीली रह लेते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इजीली, काफी हार्श कंडीशन में भी रह लेते हैं, तो उनके अंदर एवोल्यूशन होता ही होता है। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। जो अडेप्टिव एबिलिटी है कि किस तरीके से एक एनवायरमेंट में अडेप्ट करना है, अपने आप को कैसे उसके अंदर इवॉल्व करना है, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है जो कि प्रीवियस जनरेशन से और जो आने वाली कंडीशंस होती हैं उनसे हमें मिलता है। इट हैज द जेनेटिक बेसिस, इसके ऊपर जेनेटिक बेसिस भी है, ठीक है, रिलेटेड टू योर पेरेंट्स, लाइक बर्ड्स की जो प्रीवियस जनरेशन थी उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है ये। नेक्स्ट है फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस जो है सबसे एंड है, कि अगर आप फिट हो, फिट मतलब रिप्रोडक्टिवली फिट हो, तो आप उस एरिया में सर्वाइव कर पा रहे हो, अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो ये एक एंड फैक्टर है कि अगर आप रिप्रोडक्टिवली फिट हो तो आपकी जनरेशन आएगी ही आएगी, बिकॉज आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, और जब जनरेशन आएगी तो वेराइटीज आएंगी, और जब वेराइटीज आएंगी तो एवोल्यूशन होगा।
ओके, नेचुरल सिलेक्शन के बाद एवोल्यूशन भी होगा। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये जो है ब्रांचिंग डिसेंट मतलब जो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का आपने पढ़ा था वो, एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों जो थे बहुत ही बेसिक की पॉइंट्स थे डार्विन की थ्योरी के। ठीक है, जो उसने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, उसके बेसिक पॉइंट्स थे। इवन बिफोर डार्विन, डार्विन से पहले भी एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क। ओके, लेमार्क ने ये कहा था कि एवोल्यूशन जो है लाइफ फॉर्म का हैज ऑकर्ड बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जो यूज एंड डिसयूज है ऑर्गन्स का, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। इनका मतलब क्या था? ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ। उन्होंने एग्जांपल दिया जिराफ का। जिराफ का एग्जांपल कैसे दिया उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जो ये है आपके जिराफ्स हैं, ये जनरली इस तरीके से, जिनकी जो कह सकते हो आप नेक छोटी थी, वो जनरली अपनी नेक को भाई अपने आप बड़ा कर रहे थे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, और वो अपना फूड ले पा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। पता है उनका कहना एक और चीज भी थी कि जो मिल्का है, ठीक है, आप सोच सकते हो मिल्खा सिंह है, उनके जो सन और डॉटर है जो भी होंगे, वो ज्यादा तेज भागेंगे एज कंपेयर टू द अदर पॉपुलेशन। अदर किड्स से ज्यादा तेज भागेंगे क्योंकि वो जीन्स में उनके है। ठीक है, बोल्ट है, बोल्ट के किड्स भी हैं जो वो ज्यादा तेजी से भागेंगे बिकॉज उनकी जीन्स में है। राइट, जो कि आगे इस पे बहुत बड़ा आप कह सकते हो विवाद भी था, डिबेट भी था, बट इस थ्योरी को काफी आगे तक माना गया। बट ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं थी बिकॉज ऐसा होता ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये डिपेंडेंस नहीं है कि अगर योर पेरेंट्स आर वेरी गुड इन समथिंग तो आपके अंदर भी वो चीज आएगी। ठीक है, लिटिल बिट इज ऑलरेडी पॉसिबल बट नॉट लाइक कि आप लोग जो मिल्खा सिंह की जो डॉटर है या सन है वो ज्यादा तेज भागेंगे, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। राइट, और ना ही ऐसा कुछ प्रूव हुआ है। तो जनरली क्या होता था कि अगर ये आपका जिराफ है, तो जिराफ के अंदर उसने क्या किया था, जनरली जिराफ ने इलोंगेट किया था। जिराफ ने क्या किया था? इलोंगेट किया था अपनी नेक को। क्यों? बिकॉज यहां पर जब दो जिराफ प्रेजेंट थे, जब दो जिराफ एक सेकेंड, जब यहां पर दो जिराफ प्रेजेंट थे, हम एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, जब दोनों जिराफ यहां पर प्रेजेंट थे, उन दोनों जिराफ के साथ क्या हुआ, एक लॉन्ग नेक थी। ठीक है, जो लॉन्ग नेक वाले थे वो अपने खाने तक इजीली पहुंच जा रहे थे और वो सरवाइव कर पा रहे थे। बट जो शॉर्ट नेक वाले थे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वो शॉर्ट नेक की वजह से खाना नहीं खा पा रहे थे, और जब वो खाना नहीं खा पा रहे थे तो उनकी डेथ हो जाती थी, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो इनको ये समझ में आया कि आगे अगर सरवाइव करना है तो वी हैव टू मेक अवर नेक लॉन्ग। ठीक है, तो वही सरवाइव कर पा रहे थे जो जिनकी नेक लंबी थी। तो इसलिए जो आगे आने वाली जनरेशन थी वो इवॉल्व होती गई, और इसी को उन्होंने कहा था एवोल्यूशन। ही गिव द एग्जांपल ऑफ जिराफ्स हु इज एन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स ऑन टॉल ट्रीज हैड टू अडैप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक। उन्होंने एग्जांपल दिया था लेमार्क ने कि जो जिराफ है वो जनरली जो उनकी लीव्स होती हैं टॉल ट्रीज पर, वो बहुत ऊंची लगी होती हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को अडैप्ट किया, इलोंगेशन किया अपनी नेक का, एज दे पास्ड ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो किसी की नेक अगर थोड़ी लंबी है तो वो अपने इस कैरेक्टर को अपनी आगे आने वाली जनरेशन में पास ऑन कर देते हैं, और धीरे धीरे स्लोली ओवर द ईयर्स जो उनकी नेक है वो लॉन्ग बन गई। Nobody believes this conjecture anymore। बल्कि ऐसा है कि इस थ्योरी को अब कोई भी नहीं मानता है बिकॉज ऐसा था ही नहीं। ये बेसिकली बेसिक फंडा है ही नहीं एवोल्यूशन का। राइट, इस एवोल्यूशन में प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, ये भी एक आप कह सकते हो एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक, आप कह सकते हो काफी ज्यादा डीप में जाने वाला टॉपिक है कि एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर एक रिजल्ट है किसी प्रोसेस के होने का। आपस में खुद ही एक प्रोसेस है या फिर कोई प्रोसेस हुआ है उसका रिजल्ट है एवोल्यूशन। The world we see inanimate or and animate is the only the success stories of evolution। जिस वर्ल्ड को आज हम देखते हैं वो एक सक्सेस स्टोरी है, आपस में खुद में ही एक सक्सेस स्टोरी है एवोल्यूशन की। जो आप तारे देखते हो, जो आप स्टार्स देखते हो इन द स्काई, वो क्या होते हैं? वो जनरली एवोल्यूशन का ही पार्ट है। बिकॉज क्या हुआ था, काफी मिलियन ईयर्स पहले जो लाइट है, सनलाइट जो है वो ट्रैवल की थी, और वो अब किस में तब्दील हो गई है, किस में इवॉल्व हो गई है? स्टार्स के अंदर। ठीक है, जनरली व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। जब हम इस वर्ल्ड की स्टोरी की बात करते हैं, जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो एवोल्यूशन को हम एक प्रोसेस कहते हैं। और दूसरे ही हैंड पर जब हम डिस्क्राइब करते हैं इस
अर्थ पर, इस धरती पर लाइफ को, तो हम एवोल्यूशन को एक प्रोसेस का रिजल्ट बताते हैं। जो प्रोसेस क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। ओके, we are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as processes या फिर एक end result बताएं इन्हें अननोन प्रोसेस का। ओके, अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि एवोल्यूशन और हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन है इसको हम खुद ही एक प्रोसेस बोल दें या फिर ये खुद एक किसी अननोन प्रोसेस का रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट है यहां पर, इज इट पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो थॉमस माल्थस थे उनका जो वर्क है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया डार्विन को, उनके वर्क ने। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सर्टेन ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम करता है। वो सर्टेन ऑब्जर्वेशंस क्या थी? फैक्चुअल थी। जैसे कि एग्जांपल है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, एक सेकेंड, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड थे। पॉपुलेशन जो थी स्टेबल थी, किसी एक साइज पर, एक इतनी ही साइज में यहाँ पर पॉपुलेशन रह पाएगी, एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन मतलब सीजन अगर जहाँ पे विंटर ज्यादा है तो वहां से मूव करके ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहाँ पे थोड़ा वार्म एरिया है, या फिर ज्यादा गर्मी जहाँ पर है तो वो ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पे थोड़ा कोल्ड एरिया है, राइट। तो ये था सीजनल फ्लक्चुएशन। मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियस सी बात है कि दो इंडिविजुअल्स जो कि ट्विंस हैं, ट्विंस भी एकदम आइडेंटिकल नहीं होते हैं, कोई ना कोई स्लाइटली हल्का सा डिफरेंस उनके अंदर होता ही है। और दो इंडिविजुअल्स तो कभी भी एक जैसे नहीं दिखते, जैसे हम और आप एक जैसे नहीं दिख सकते हैं, वैसी ही बात की गई है कि जो पॉपुलेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन दो मेंबर्स के अंदर, जो पॉपुलेशन के अंदर जो प्रेजेंट है उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, राइट। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, जबकि वो बिल्कुल सुपरफिशियली सिमिलर लगे, फेस से बिल्कुल सिमिलर लगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में वो चेंज होता ही होता है। मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। मोस्टली जो वेरिएशंस होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के रूप में ही देखने को मिलते हैं। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूसेस मैक्सिमली। अगर हर कोई अपने मैक्सिमम लेवल तक रिप्रोड्यूस करने लग जाए तो ऑब्वियस सी रीजन है, ऑब्वियस सा फैक्ट है कि जो पॉपुलेशन साइज है वो भी इंक्रीज होगा। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। अगर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ती रही और उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यू वॉन्ट इवन एबल टू, कि उसको आप देख भी नहीं पाओगे, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रेट बढ़ जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइजेस इन रियलिटी आर लिमिटेड। ये भी एक फैक्ट है कि पॉपुलेशन का साइज जो है रियलिटी में लिमिटेड है, मींस दैट देयर हैड बीन अ कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। हमेशा हमेशा एक जो आप कह सकते हो कंपटीशन रहेगा रिसोर्सेज के अंदर किसी भी खाने को लेकर, बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो एक लिमिटेड सोर्स में है और फूड जो है उससे भी ज्यादा लिमिटेड सोर्स में है। तो ऐसा होता है कि अगर आप देखो कि यहां पर ग्रोथ हो रही है, राइट, ये है आपका टाइम, ये है आपका टाइम और ये है आपका नंबर कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर क्रॉप की ग्रोथ है तो क्रॉप की ग्रोथ तो कुछ ऐसे हो रही है, राइट। क्रॉप की ग्रोथ जो है वो ऐसे हो रही है कि टाइम भाई एक इवेंचुअली आप कह सकते हो एक प्रॉपर लेवल पर, ठीक है, एक प्रॉपर लेवल पर वो इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। तो वो क्रॉप ग्रोथ तो भाई ऐसे ही चल रही है, ठीक है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में चल रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, राइट। बट क्या हुआ यहां पर कि जो हमारा आप कह सकते हो कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पहले तो ऐसे शुरू हुई, वेट अ सेकेंड, पहले तो वो ऐसे शुरू हुई, ठीक है, इसके साथ साथ, बट एक टाइम ऐसा आया जब वो मैक्सिमम पे अपने रिप्रोड्यूस करने लगे इंडिविजुअल्स, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एकदम से इंक्रीज होगी, तो यहां पर क्रॉप जो है वो कम पड़ जाएगा इस पॉपुलेशन के लिए। जब क्रॉप कम पड़ जाएगा तो क्या होगा, जनरली जब क्रॉप कम पड़ेगा तो यहां पर होगा कंपटीशन, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर वो कंपटीशन किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए। सो इसलिए कंपटीशन जो है वो इनएविटेबल है, यानी कि उसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, राइट। थॉमस माल्थस का ये कहना था। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर आगे क्या दिया हुआ है, ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लोरिश। कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं जब कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, जो आज भी होता है और आगे फ्यूचर में भी होता रहेगा रिसोर्सेज के लिए, कंपटीशन बिटवीन पॉपुलेशन, ओके, बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो जनरली जो सर्वाइव कर जाते हैं वो कुछ ही होते हैं और
जो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस, उन्होंने उनकी बुक में, अगर आप देखोगे उनकी बुक में ये है कि ही असर्टेड दैट, उन्होंने ये असर्शन दिया कि वेरिएशंस जो हैं, जो कि हेरिटेबल होती हैं, विच कैन मेक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू अडेप्टेड टू हैबिटेट बेटर, कि रिसोर्सेज उनके लिए यूटिलाइज ज्यादा किए जाए जो कि हैबिटेट को, उस एरिया के हैबिटेट को, उस एरिया के एनवायरमेंट को ज्यादा अच्छे से एक तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया है, ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं उस हैबिटेट के अंदर, उनको रिसोर्सेज ज्यादा दिया जाए, मतलब उनको रिसोर्सेज एक लिमिटेड ऑर्डर के अंदर दिया जाए कि उनकी हेल्प हो सके और वो रिप्रोड्यूस कर पाए। विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी, उन्होंने कहा कि जो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं सिर्फ उन्हीं को ये दिया जाए और वो अपनी और ज्यादा प्रोजेनी को इंक्रीज करे, अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग्स को और ज्यादा इंक्रीज करे ताकि जनरेशंस बढ़ सके। हेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओवर मेनी जनरेशन, काफी ज्यादा जनरेशन के बाद, सर्वाइवर्स विल लीव मोर प्रोजेनी, जो सर्वाइव कर गए वो अपनी काफी ज्यादा जनरेशन यहाँ पर छोड़ेंगे, एंड देयर वुड बी अ चेंज इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के अंदर चेंज आएगा, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज आएगा, बिकॉज वैरायटी बढ़ेगी और जो Hence new forms appear to arise, एक नई फॉर्म आएगी यहाँ पर, एक नई आपको ब्रीड मिलेगी, एक नई स्पीशीज मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वेरिएशंस इंक्रीज होंगे और जो कंपटीशन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा, राइट। विद दैट सेड गाइस, अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। ओके, सो जनरली हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं एवोल्यूशन क्या है, ठीक है, किस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, किस तरीके से फॉर्म हुई, लाइफ फॉर्म्स कैसे बनी, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व होते हैं, कैसे वेरिएशंस होती हैं जनरेशन टू जनरेशन के अंदर। अब हम देखेंगे जनरली कि एवोल्यूशन होता कैसे है, ठीक है। आज का क्वेश्चन है एवोल्यूशन होता कैसे। अपने दिमाग में जब तक क्वेश्चन नहीं रखोगे तब तक उसका आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन रखो, एवोल्यूशन होता कैसे है, क्या उसका प्रोसेस है, एंड वन मोर थिंग, जब ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, जैसे ही लगे कि हाँ अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है और ये पता चला है इस वीडियो की वजह से, तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, सो जनरली एक साइंटिस्ट थे, मैं आपको बताना चाहूंगी, उन्होंने मैकेनिज्म के बारे में बताया। वो पार्शली राइट थे, ठीक है, नॉट फुली बट काफी हद तक वो राइट थे। क्या था उनकी बात? उनकी बात थी, उनका नाम था, सबसे पहले देख लेते हैं, ह्यूगो डी व्राइस, ठीक है, ये था उनका नाम। इन्होंने क्या कहा था, इनकी एक स्टेटमेंट थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी, विच मीन्स म्यूटेशन कॉज एवोल्यूशन। आई गेस एवोल्यूशन इज नॉट, यहाँ पे करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, बट आप लोग आई गेस समझ गए होंगे, राइट। सो एवोल्यूशन, म्यूटेशन कॉज एवोल्यूशन, ये करेक्टली पूरी तरह करेक्ट नहीं थे, बट आप कह सकते हो कि 60%, 65% बिल्कुल सही थी ये। क्यों? बिकॉज जब तक जो सेल्स है उनके अंदर म्यूटेशन नहीं होगा, यानी कि वो इवॉल्व नहीं होंगे, राइट, उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अंदर वो वेराइटीज नहीं आ पाएंगी, इसलिए कहीं ना कहीं इनको कहा गया था कि ये सही है। और इन्होंने एक और बेसिक चीज बताई थी जो कि हम पढ़ेंगे पहले एनसीईआरटी के बाद, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेसिएशन ओके, कि इस वेरिएशन का, इन चेंजेस का ओरिजिन क्या है, ठीक है, कि शुरू कैसे होते हैं और जनरली स्पेसिएशन क्या है इनके अंदर, क्या स्पेशलाइजेशन है इनके अंदर, ये हम जानेंगे। इवन दो मेंडल जो है उन्होंने भी बताया था इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में, जो कि जीन्स थे, कि कैसे वो फिनोटाइप को, यानी कि बाहर से दिखने वाली, आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, यानी कि बाहर दिखने वाली फिनोटाइपिक फीचर्स जो हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा इंफ्लुएंस करती थे फैक्टर्स, ठीक है, जीन्स। सो डार्विन जो है उन्होंने भी डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस, या तो डार्विन ने इन फैक्टर्स को, यानी कि जीन्स को, या तो उन्होंने एक तरीके से इग्नोर कर दिया था, या फिर उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी कि नहीं, हाँ हम इस पे नहीं बोलेंगे, बाकी हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन का फंडा है हम उसको चलाते रहेंगे, राइट। जबकि इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डी वेरिस, उन्होंने अपने काम के बेसिस पे, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज, ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। क्या था वो? प्राइम रोज था, ठीक है, जिनके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने इस आइडिया को, म्यूटेशन के आइडिया को काफी बड़े पैमाने पर यहां पर सामने लाए थे। लार्ज डिफरेंस अराइजेस सडनली इन अ पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन के अंदर
इतना बड़ा डिफरेंस सडनली कैसे आता है वो उन्होंने बताया। म्यूटेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन के अंदर, चाहे वो फ्लावर की पॉपुलेशन हो, चाहे वो एनिमल्स की पॉपुलेशन हो, ठीक है, किसी की भी पॉपुलेशन हो, उनके अंदर बेसिकली कैसे इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस आते हैं, ये म्यूटेशन उसे कहते हैं, राइट। He believed that it is mutation which causes evolution। इन्होंने बताया कि म्यूटेशन है, वही म्यूटेशन एक प्रॉपर फंडा है जो कि एवोल्यूशन को कॉज कर रहा है, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन जो कि इनहेरिट हो रहे हैं, जो जीन्स इनहेरिट हो रहे हैं दूसरे प्रीवियस जनरेशन से आगे आने वाली जनरेशन में, वो जो है बहुत ही माइनर वेरिएशंस हैं। उनकी बजाय जो म्यूटेशंस हो रही हैं सेल के अंदर, ठीक है, म्यूटेशन आपको पता है कि कभी अगर कोई भी क्रोमोसोम है, उसकी जो वेरिएशंस है, उसकी जो जीन की कोडिंग है, उसके अंदर डिफरेंस आना है, इसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो अगर म्यूटेशन हो रहा है तभी एवोल्यूशन हो पा रहा है, ठीक है। दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट, डार्विन ने क्या कहा था कि भाई जो आगे जो जनरेशन है उससे उन्हें वो मिल रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं कैरेक्टर्स, बट इन्होंने क्या कहा था कि म्यूटेशन जो है वही रीजन है ऑफ एवोल्यूशन। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस व्हाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। म्यूटेशन जो था, जो कि ह्यूगो डू वेरिस ने दिया था, उन्होंने बोला था कि वो रैंडमली होता है और डायरेक्शनलेस होता है, जबकि डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उनके अकॉर्डिंग वेरिएशंस जो है वो काफी स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होने शुरू होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं कि अगर वो इंक्रीजिंग वे में है तो एवोल्यूशन होता ही जाएगा और वो बढ़ते ही जाएंगे आगे, राइट। एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, वाइल जो एवोल्यूशन था डार्विन के लिए वो ग्रेजुअल था, जबकि डी वराइस के लिए उन्होंने बिलीव किया कि म्यूटेशन जो है वही कॉज करता है स्पेसिएशन। एक सिंगल सेल के अंदर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है, ठीक है, सिंगल स्टेप म्यूटेशन है जिसको उन्होंने कहा साल्टेशन। ओके, आप क्या समझोगे इससे कि देखो समझ लो यहां पर एक तरीके से कुछ यहां पर आपके फैक्टर्स यानी कि जीन्स प्रेजेंट, ठीक है, पॉपुलेशन प्रेजेंट है, आप ये समझ लो। पॉपुलेशन के अंदर जब रैंडमली डायरेक्शनलेस म्यूटेशन होगी तो वो कैसे होगी, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगी, हम ये ले लेते हैं, वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आप यहां पर दिखा सकते हो वेराइटीज समझने के लिए। ओके, ये जो सभी हैं ये सभी हैं आगे आने वाली वेराइटीज। इसको व्हाइट से कर देते हैं, ये है आगे आने वाली वेराइटीज। जनरली क्या हुआ, जब वो रैंडमली और डायरेक्शनलेस म्यूटेशन हुआ तो उसको उन्होंने देखा कि सिंगल स्टेप में इतना बड़ा म्यूटेशन हो रहा है, राइट। सिंगल स्टेप में जब इतना बड़ा म्यूटेशन हो रहा है तो उस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या कहा गया, साल्टेशन। ओके, जो पॉपुलेशन की जेनेटिक्स के बारे में स्टडी की थी उन्होंने, ठीक है, ही ब्रॉट आउट सम क्लियरिटी टू दिस लेवल कि एक सिंगल स्टेप में इतना बड़ा म्यूटेशन हुआ इसलिए एवोल्यूशन हुआ, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम साल्टेशन। ओके, सो जनरली उन्होंने इस प्रोसेस में क्लियरिटी लाई कि ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल में। हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल जो है बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी है, समझने के लिए एक सिंपल सा फंडा समझना है, उसको हम अभी समझेंगे, राइट। सो जनरली इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। एक पॉपुलेशन के अंदर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। जब आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पॉपुलेशन की, तो जनरली ऑक्यूरेंस ऑफ एलील्स या जीन्स क्या है आप वो भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड। ये फ्रीक्वेंसी जो है कहा जाता है कि ये फिक्स्ड रहती है एंड रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। हर जनरेशन टू जनरेशन, एक पूरी जनरेशन के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी है सेम रहेगी जीन्स की, एलील्स की, या फिर आप लोकस कह लो उसे, राइट। है हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। उन्होंने इस स्टेबिलिटी को सेम थ्रू आउट द जनरेशन, स्टेबिलिटी को उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए बताया, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या थी और वो कैसे आई ये मैं आपको बताऊंगी थोड़े टाइम के बाद, ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो डिपेंड करता है, आपने जो अभी पढ़ा साल्टेशन पढ़ा, साल्टेशन के अंदर एक और चीज है विच आई स्किप्ड, वो ये चीज है कि अगर एक जीन है, राइट, एक सेकेंड, अगर एक जीन है तो जनरली क्या होगा उस जीन के अंदर, होगा, इसको इरेज कर देते हैं, हाँ, ये आपका जीन है पर्टिकुलरली, ओके, इसके ऊपर कोई भी एक फैक्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि पार्शियली राइट क्यों बोला उन्होंने, पार्शियली राइट क्यों बोला इनको,
ह्यूगो डी वेरेस को पार्शली राइट इसलिए बोला बिकॉज काफी सारे फैक्टर्स थे जो कि आगे वेरिएशंस क्रिएट कर रहे थे, नॉट ओनली म्यूटेशन बट म्यूटेशन वाज अ पार्ट। ओके, सो यहां पर जनरली क्या होता था, आप यहाँ पे बना लो, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लो, कुछ इस तरीके से आपके जीन्स बन के सामने आएंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, इस तरीके से आपकी जीन्स सामने आएंगे और जीन्स के बाद यहां पर थोड़ी होगी वेरिएशन। ओके, जीन्स में कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुई है और यहां पर आई है वेरिएशन। आप इसको दूसरे कलर से बना लो, ठीक है, इसको आप दूसरे कलर से बना लो और ये वाला पार्ट जो है आप दूसरे कलर से बना लो। यहां पर हुई है जनरली म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन एक सिंगल जीन के अंदर होने का चांसेस कैसे बने, बिकॉज ऑफ सम फोर्स। आपको पता है ना कि किसी भी चीज को उसी जगह से हिलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि कौन बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जनरली बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैटर करती हैं एक म्यूटेशन के लिए, एक एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, सबसे एवोल्यूशन के लिए समझ लो इस जीन के अंदर होना है एवोल्यूशन, इस जीन को करना है वेरिएशन लानी है अपनी। तो सबसे पहला कैरेक्टर होगा म्यूटेशन, ठीक है, उसके बाद दूसरा होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसके बाद होगा इमिग्रेशन, ठीक है, उसके बाद होगा एमिग्रेशन। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन सभी के साथ मिलके एक पूरा एवोल्यूशन होता है। ओके, पूरा प्रोसेस टेक प्लेस करता है। तो सिर्फ एक की वजह से नहीं, इस सब की वजह से मिलके कोई ना कोई जनरली जीन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये जीन्स प्रोड्यूस होते हैं, इनमें से जो बेटर वाले जीन्स हैं, यानी कि जो सर्वाइव अच्छे से कर पाएंगे, वो सिलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि ये सिलेक्ट हुए, ये आगे जाके अपनी जनरेशंस बनाएंगे, और अगर ये सिलेक्ट नहीं हुए हैं, नॉन सिलेक्टेड है, तो ये यहाँ पर डेड हो जाएंगे। राइट, तो ये था आपका साल्टेशन का रियल मीनिंग। अब आते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पे। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक कॉइन है, राइट, आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन के अंदर क्या हो रहा है, आप यहां देख सकते हो, ये है आपका कॉइन। ओके, इस कॉइन के बाद आपका कॉइन है, कॉइन को आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो जनरली थियोरेटिकल आपने जब एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी चीज हो सकती है कि 50% तो हेड आएगा और 50% टेल आएगा। राइट, बट हुआ क्या कि आपके में, यहां पर इसको रेड से बना लो, ये आपने सोचा 50% हेड आएगा 50% टेल आएगा, बट हुआ क्या, टेल जो आपका कॉइन है उसके साथ हुआ कि आपका 70% हेड आ गया और यहां पर 30% जो है आपका टेल आ गया। ये हुआ ऑब्जर्व, ये हुआ आपका एक्सपेक्टेड। ओके, तो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में कितना डिफरेंस है, क्यों, बिकॉज आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो क्रोमोसोम है, वो जनरली पेयर में प्रेजेंट होता है। राइट, हमारा जीन्स जो है, जीन्स के अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। ये मैं एक्स नहीं बना रही हूँ, ये हमारी क्रोमोसोम है कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे थोड़ा इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बनेंगे। इनके अंदर जनरली अगर आप देखो, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। ठीक है, एक है ब्लू आपका क्रोमोसोम और एक है आपका ग्रीन क्रोमोसोम। तो इस ब्लू और ग्रीन के चक्कर में क्या होगा कि आपको क्या करना है, ब्लू वाले को, जिसकी समझ लो दो लोग हैं, इनकी आंखें हैं ब्लू और इनकी आंखें हैं ग्रीन। ओके, तो जो ब्लू वाले हैं आप उनको मान लो पी एंड पी। ठीक है, एक क्रोमोसोम का पी इधर, एक क्रोमोसोम का पी इधर, जो कि हो जाएगा पी इंटू पी विच इज नोन एज पी स्क्वायर। ओके, ये पी स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक जो आपका दूसरा जीन्स है उसके पास दो क्रोमोसोम है, उसकी आंखें हैं ग्रीन, तो ग्रीन वाली आंखों को आप मान लो क्यू और क्यू। अब ये क्यू और क्यू इंटू जब आप कर दोगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो आपके पास दो आउटकम्स आ गए विच इज क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। ये थे होमोजाइगस। ठीक है, अब एक है कि इन दोनों की आउटकम, इन दोनों का जो आने वाली जनरेशन है, वो जनरेशन कैसी होगी, मैं यहां बना देती हूं। वो जनरेशन होगी एक तो ब्लू, ठीक है, और एक के अंदर ग्रीन। ये है प्रोबेबिलिटी। ओके, ये प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, एक ब्लू वाले को आप ले लो पी, ओके, और एक ग्रीन वाले को आप ले लो क्यू। तो ये आपके पास तीन चीजें हो गई। अब ये तीनों चीजों को आप मिला दो, ये तीनों चीजों को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी। वो क्या होगी, पी स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस ऑल इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन से। और ये हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल जो है, इसकी मेन इक्वेशन यही है। ओके, सो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है ताकि आप इजीली इसका आंसर दे पाओ। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल पे क्या दिया हुआ है हमारी क्या कह सकते हो आप,
एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है जनरली दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। इस प्रिंसिपल ने बताया कि एलील की फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं और जो क्रोमोसोम, अगर देखो किसी की आंखें ग्रीन है और किसी की ब्लू आईज है, तो आगे आने वाली जनरेशन में वो किस तरीके से इनहेरिट होंगी उसके बारे में बताया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। जीन पूल मतलब टोटल जीन्स और उसके एलील्स कितने हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज हमेशा 1 होगा। आपने इक्वेशन देख ली, उसका सम क्या था, हमेशा 1 था। इंडिविजुअल्स, एक सेकेंड, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, कैन बी नेम्ड एज पी एंड क्यू। यानी एक पर्सन जिसकी आंखें ग्रीन है उसको पी बोल लो और जिसकी आंखें ब्लू है उसको क्यू बोल लो। और डिप्लॉयड के अंदर आप सभी को पता है कि पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड एलील ए। ठीक है, ए को आपने कैपिटल ए ले लिया, क्रोमोसोम के अंदर मतलब एक जीन के अंदर 2 क्रोमोसोम है, मतलब दो एलील्स हैं, 2 एलील्स को आपने एक एलील को ले लिया कैपिटल ए, दूसरी एलील को ले लिया स्मॉल ए। समझ लो आपने क्यू वाले के लिए यानी कि ग्रीन आइज के लिए आपने ले लिया ए स्मॉल वाला, और ब्लू आइज के लिए यानी कि पी के लिए आपने ले लिया कैपिटल ए। और जो हमने अभी इक्वेशन बनाई वो इक्वेशन यहां पर गिवन है। ठीक है, वो इक्वेशन यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, इसको थियोरेटिकल फॉर्म में समझा दिया। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जब इस तरीके की इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आती है, और आप कह सकते हो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का प्रोसेस जो है, ठीक है, जब हमें पता है कि हमारी जो हेड और टेल है, हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारा जो हेड और टेल है 50-50% आना चाहिए। ठीक है, 50% हेड आएगा 50% टेल आएगा, बट आया क्या, 70% हेड आया और 30% टेल आया। तो जनरली ये जो आउटकम आया ये हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर गया। जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर गया तो ये वाली कंडीशन में आ गया हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, दैट इज change of frequency of alleles in a population would then be interrupted as a resulting in evolution। जो चेंज हुआ पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी में, एलील्स की फ्रीक्वेंसी में, वो जनरली इंटरप्रेट किया गया और रिजल्ट में क्या आया, एवोल्यूशन हुआ। रिजल्ट में क्या हुआ, एवोल्यूशन। किसी की आंखें या फादर की आंखें ग्रीन थी, मदर की आंखें ब्लू थी, और दोनों का मिक्सड अप होकर जो चाइल्ड है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसकी आंखों का कलर डिफरेंट है। राइट, तो ये होता है जनरली इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना और एवोल्यूशन की तरफ बढ़ना। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले 5 ऐसे फैक्टर्स जो कि आपको अभी जानने हैं। दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। ये है जीन माइग्रेशन, ठीक है, जीन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, या जीन का फ्लो आप कह सकते हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का होना, और नेचुरली कैसे एनवायरनमेंट उनको सिलेक्ट कर रही है वो, ये सभी जो है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट डालते हैं अपना। ये सारे फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है, इन सभी को नोट डाउन कर लो व्हेन आर यू मेकिंग योर नोट्स। ओके, व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन ऑक्यूर्स, जब एक पॉपुलेशन का पूरा सेक्शन उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी पॉपुलेशन में जाता है, तो वो अपनी पॉपुलेशन वहां पे बनाना शुरू कर देता है। ओके, आपकी पॉपुलेशन, अगर देखो अफ्रीका के लोग यहाँ आएंगे और वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो अपनी पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। राइट, ये क्या हुआ, ये माइग्रेशन हुआ। जनरली जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द टोटल। आपको बता दिया कि माइग्रेशन क्या है, सारे जितने भी इन्होंने बताए हैं आपको फैक्टर्स, उन सभी को ये समझा रहे हैं कि एक चीज क्या है माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन है कि एक पॉपुलेशन का हिस्सा दूसरी पॉपुलेशन में जाके मिक्सअप हो रहा है और वहां पर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी है चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो भी चेंज हो रही है क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो एडअप हो रहे हैं, और एक नई पॉपुलेशन बन रही है बिकॉज जो बाहर से लोग आए हैं वो अपनी खुद की न्यू पॉपुलेशन बना रहे हैं। ओके, ये है जीन फ्रीक्वेंसी। न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दोज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। देखो, नई जनरेशन, नई पॉपुलेशन के अंदर जो जीन्स एंटर कर रहे हैं, जो लोग एंटर कर रहे हैं, वो बनाएंगे न्यू पॉपुलेशन को, और जो पुरानी वाली में से हट गए हैं, यानी कि पुरानी वाली पॉपुलेशन में से जो सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, वहां पर भी चेंज हो गया। तो ये हुआ चेंज किस तरीके से पॉपुलेशन के अंदर आया। राइट, देयर वुड बी अ जीन फ्लो। ये जीन फ्लो तब होगा अगर जीन जो है वहां पे माइग्रेट करेगा। हैपेंस मल्टीपल टाइम, इट हैपेंस मल्टीपल टाइम, काफी ज्यादा टाइम ही होता है। अगर सेम चेंज ऑकर होता है बाय चांस, इट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज इतना ज्यादा डिफरेंट होता है कि जो न्यू सैंपल होता है पॉपुलेशन का, दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। वो एकदम डिफरेंट स्पीशीज बन के सामने आते हैं। कि आप जो उसको मतलब पता नहीं कर पाओगे कि एंसेस्टर्स कौन थे और उनकी प्रीवियस जनरेशन कौन थी। ठीक है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट न्यू स्पीशीज ही फॉर्म हो जाती है जो कि एवोल्यूशन को दर्शाती है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर। जो ओरिजिनल जो उस जगह से दूसरी जगह पे आई थी पॉपुलेशन, वो बन जाती है फाउंडर।
ठीक है, उस स्पीशीज की फाउंडर बन जाती है, क्योंकि भाई उन्होंने ही उसको डेवलप किया है, तो वो उस स्पीशीज की फाउंडर बन जाएंगे, और इस इफेक्ट को बोलेंगे हम फाउंडर इफेक्ट, क्योंकि एक नई पॉपुलेशन मिली है हमें, राइट। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एक्सिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स। जो हम माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट करते हैं, माइक्रोब से जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि प्री एक्सिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन, जो पहले से प्रेजेंट है म्यूटेशन की एडवांटेज, जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप, यानी कि हमें नई तरीके की फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। न्यू फिनोटाइप मतलब न्यू टाइप की हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे, एवोल्यूशन होगा, और नई आप कह सकते हो फेशियल फीचर्स आप बोल सकते हो, या बॉडी फीचर्स आप बोल सकते हो, वो हमें नई तरीके के देखने को मिलेंगे। ओवर फ्यू जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद दिस वुड रिजल्ट इन स्पेशिएशन, ये जो है काफी जनरेशन के बाद क्या होगा कि ये स्पेशिएशन बन जाएगी और एक स्पीशीज बन के सामने आएगी, राइट। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन होती है, यानी कि इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करेगा जो कि ज्यादा बेटरली सर्वाइव कर पा रहे हैं कंडीशन के अंदर, नेचुरल कंडीशन के अंदर, और वो रिप्रोड्यूस कर पाए और अपनी आगे आने वाली प्रोजेनीज को बढ़ाए, जनरेशन टू जनरेशन उसको इंक्रीज करें, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए, राइट। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशंस ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन changed frequency of genes and alleles in future generation। ये हमें काफी ज्यादा स्टडीज ऐसी हुई है, एनालाइज किया गया है कि जो म्यूटेशन है या फिर वेरिएशन है किसी भी जीन के अंदर, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जब गैमीट फॉर्म हो रहा होता है उस टाइम पे, तो जो जीन का फ्लो होता है या जीन का ड्रिफ्ट होता है, यानी कि जीन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है, वो रिजल्ट कर सकता है जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर। जीन की फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है, और एलील्स जो है वो भी अपने आप में डिफरेंट कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के अंदर, आगे आने वाली जनरेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट है कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। जो कपल नेचुरल सिलेक्शन के बाद जो रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल हो जाते हैं, जनरली उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंटली लगती है, बिकॉज वो दूसरी जगह से माइग्रेट किया है उन्होंने, और सर्वाइव करके उन्होंने वहां पर रिप्रोड्यूस किया है, तो उनकी वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ओके, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। नेचुरल सिलेक्शन क्या कर सकती है, एक जगह पर स्टेबलाइजेशन बढ़ा सकती है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन उस एरिया की जिन्होंने सर्वाइव किया है उसको बढ़ा सकती है, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। और डिसरप्शन क्या होता है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कौन सा है आपका, जो आपकी ग्रोथ का आप देख रहे थे, पॉपुलेशन ग्रोथ का एंड फूड का, क्रॉप का, जनरली इसके ऊपर जनरली डिपेंड करता है कि किस तरीके से कंपटीशन है और किस तरीके से आपको काम वहां पर करना है। ओके, सो जनरली इसके आगे का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा लेना।